बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 16 अप्रैल साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायत नवाज से कि हम आपकी खिदमत में। बेशक यार 1.5 साल बाद की मैं तुम्हें एक बात ना बता दूं। 1.5 साल बाद की? हाँ अच्छा, हमारे बता रहे हैं। हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे होंगे मुझे सूबे भी अच्छे नहीं नहीं मिले। हाँ जी, पूछो क्यों? क्यों? उन्होंने 4.2% का जो है वो टारगेट मुकर्रर किया है यस ग्रोथ का, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन सूबे डालेंगे। जी ठीक है। ठीक है ना जी यानी सूबे जो है तमाम सूबे वो सरप्लस देंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे अपने जराए से इतना कि सरप्लस हो जाएगा कि उतना वो खर्च नहीं कर रहे होंगे जितना वो इकट्ठा कर रहे होंगे। जी ठीक है। तो जिसके नतीजे में 4.2% ग्रोथ होगी। अब पाकिस्तान के अंदर सूबाई हुकूमतों की ना कैपेसिटी है ना रवायत है कि वो सरप्लस करें। पंजाब ने कोई 1-2 दफ़ा जनरेट किया है या सिंध ने किया है, बाकी KPK और बलूचिस्तान में ऐसी कोई रवायत नहीं है। तो नतीजा क्या होएगा? जब 4.2 का टारगेट मिस होगा तो हम कहेंगे सांते सूबे भी अच्छे नहीं मिले। हाँ जी ठीक है। टारगेट आ गया जी, अपना क्या नाम है उसका, बजट की तैयारी शुरू कर दी है सरकार ने। और उस बजट तैयारी के अंदर माली साल 2022-23 का जो बजट है, 21-22 का जो बजट है, उसके लिए 4.2% यानी 4.25% की ग्रोथ का टारगेट रखा गया है, प्रोवाइडेड के सूबे सरप्लस जनरेट कर लें, जिसके कि इम्कानात बहुत कम है। दुआ करो कर लें, ठीक है, क्योंकि लीमों को एक हद तक आप निचोड़ सकते हैं ना। क्या ख्याल है जी? आगे चलते हैं। बड़े जो अगली खबर पढ़ने लगा हूं, बड़े जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी आउटपुट के अंदर 4.8% इजाफा हुआ है फरवरी के महीने में। फरवरी के बाद बोला क्या हुआ? क्या हुआ? कोरोना नहीं आ गया? जी जी। तीजी लहर कोरोने दी, बेबी डॉल में सोने दी तो तीजी लहर कोरोने दी। तीजी लहर के लिए हमने जनाब कुछ ऐसे ममालिक थे जहां से कोरोना इंपोर्ट नहीं हुआ था हमारे मुल्क के अंदर, सिर्फ बरतानिया से ही इंपोर्ट हो रहा था। तो हमने फिर दुनिया के अंदर इस वक्त जो है जितनी भी मजहबी रसूमात हैं, यात्राएं हैं, वो बंद पड़ी हुई हैं, उन हुकूमतों ने बंद कर दी। ठीक है, तो लेकिन हमने जो है वो अपने जो सिख हैं हमारे पाकिस्तानी, तो वो खैरकारी रहे थे, बाहर से भी आने की उनको इजाज़त दे दी है कि वो अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आ जाए। मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अगर मुसलमान अपना हज मौकूफ़ कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर जब तक ये नहीं होता, लेकिन भला क्यों ज़रूरी से क्यों है? जो बरतानिया और कनाडा से सिख आ रहे हैं वो वर्जिन अटलांटिक में आ रहे हैं। हाँ जी, वो जरूरी है ना, तो वो चलाना जरूरी है। और हमने करतारपुर तक भी यानी तीसरी जनरेशन हमने बरतानिया से इंपोर्ट कर ली, वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट्स, और लोगों के कारोबार यहाँ बंद कर दिए। लोगों के कारोबार यहाँ पे बंद हो जाए, भाड़ में जाएंगे लोग, मर जाए। हाँ, ये तो माफिया है। ठीक है यार, चीनी सुना है 115 क्रॉस कर गई? नहीं हाँ। मिली नहीं रही, खत्म बात। दूसरी बात सुने, मौलाना तारक जमील कहता है इमरान खान ठीक है 22 करोड़ अवाम गलत है, उसने बात ही खत्म कर दी। कब? सूबी अच्छे नहीं मिले, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। उसने कहा पुरानी है ना, उसने कहा इमरान खान ठीक है। मौलाना रजू कर गए अपनी राय से, ना करें। मौलाना ने बकायदा फिर वो बयान जारी किया था उसकी वजाहत के अंदर, तो जो कोई वजाहत कर दे तो मान लेनी चाहिए उसको। लेकिन मैं कहता हूँ 22 करोड़ अवाम गलत है, ये अकेला ही ठीक है। नहीं, ये वो नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ नहीं वो नहीं कहते ना, आप कहते हैं बुनियादी तौर पे हर वो नाकाम शख्स जो होता है ना, जो कहता है कि आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नहीं नाच सकता, तो यही होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक, और उसने अपनी हर मुतवक्को नाकामी का कोई ना कोई जवाब घड़ के रखा होता है। फ्रस्ट्रेटेड स्केपगॉट की थ्योरी में ऐसकों वाली बलि का बकरा चाहिए होता है जी डालने के लिए मुद्दा। प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग के अंदर 34% इजाफा हो गया है। ये खबर जो है ये डॉन के अंदर छपी हुई है। पूछो क्यों? क्यों क्यों बताइए, आप बताइए। पाकिस्तान के अंदर मालियाती हवाले से सबसे बड़ा कमोडिटी ऑपरेशन कौन सा होता है?
गंदम का, हाँ जी। ठीक है ना। अब अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो सूबे जो हैं वो बैंकों से पैसे लेके गंदम खरीदते हैं किसान से। उसके दो मकासद होते हैं। एक तो उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, जखीरा बनाना होता है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो गंदम मार्केट में डाल के बेसिक स्टेपल फूड का रेट मेंटेन कर सकें। और दूसरा उन्होंने क्या करना होता है, एक तो जखीरा स्टैब्लिश करना होता है, दूसरा किसान की मदद करनी होती है कि उसे सपोर्ट प्राइस मिल जाए जी। आखिरी जहां तक मुझे याद पड़ता है 260 अरब रुपए जो थे वो बोरो किए थे पंजाब हुकूमत ने जब आखिरी साल था खाद्य आला का। ठीक है जी। कितने? 260 डॉलर कितने का था? 105 का। और गंदम क्या भाव थी भला? 1300 रुपये। 1250। ठीक है, चलो 1300 कर ले। बुजदार हुकूमत ने इस साल कितने बोरो किए? कितने? 180। 180 अरब रुपए। जी। ठीक है, 250 से 260 से 180 पे आ गए। जी। ठीक है। डॉलर कितने का है? 152 का लगा लें सेफली। चलें 150 का लगा लें। ठीक है। जी, $1.8 बिलियन। और गंदम का सरकारी रेट क्या मुकर्रर किया गया? 1800 रुपये। कुछ भी नहीं हाथ। इसका मतलब क्या है? मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इशू समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सरकार कम गंदम खरीदेगी हाँ और जी। किसान जो है वो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के हाथों। और जब वो प्राइवेट सेक्टर की से जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर की मामी ने तो उनको पैसे नहीं देने, फुफ्फी ने निकाल के नहीं देने, प्राइवेट सेक्टर ने बैंकों से लेने। ठीक है। और मौजूदा हुकूमत ने अभी तक गंदम की प्रोक्योरमेंट पिछले हफ्ते तक तो शुरू नहीं की थी, हत्ता कि उनका अपना इत्तेहादी पंजाब असम्बली का स्पीकर परवेज इलाही बोल पड़ा है, चीख पड़ा है कि आप किसानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, आपने अभी तक गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं शुरू करवाई। हो सकता है करवा दी हो, लेकिन पिछले हफ्ते उसकी स्टेटमेंट आई थी। यानी वो ऑपरेशन जो 10 अप्रैल तक शुरू हो जाया करता था वो अभी भी नहीं शुरू हुआ। वो अभी भी शुरू नहीं हुआ। और ये मुझे लगता है मई में जाके ईद के बाद कहीं शुरू करेंगे। उतनी देर में किसान ने तो बेचनी है ना गंदम, तो 100-200 रुपए कम के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को बेच देगा। तो प्राइवेट सेक्टर ने ये पैसा उठाया है ताकि वो गंदम खरीद सके और फिर आपको आटा महंगे दामों बेच सके। ठीक है। ठीक हो गया। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आटा इस दफा, पिछली दफा तो गया था ना 2800 रुपए तक, 3000 रुपए तक। ठीक है। 3200 रुपए पे तो अब भी बिक रहा है ना। होल सीट आटे की बात हो रही है जी। फ्लोर मिल वाला ना लगाया कर। होल सीट आटा जो है वो 3200 रुपए तो मिल रहा है ना, 80 रुपए है। 80 ज़रब 40 3200। यस, 3200 से मिल रहा है ना। मुझे लगता है कि ये 100 रुपए पे जाए जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास गंदम होगी तो वो कम एस्टिमेशन है आपकी, मर्जी से निकालेगा। कंजर्वेटिव है। शायद 45 और 5000 की बातें अब तो होनी है मार्केट में। मैं तो चाह रहा हूं कि 4000 से ऊपर ना जाए। दादाजी, एक सादा फार्मूला आपने मैं समझाया। हाँ। चावल की कीमत गंदम की कीमत से हमेशा मशरूत डबल होती है। हाँ। चावल का रेट क्या है? 200। अच्छा, नहीं। खाने वाला चावल नहीं, आप कहें लग्जरियस चावल। नहीं, लग्जरियस अगर आप गार्ड का खरीदेंगे वो 300 रुपये है। गार्ड की नहीं, मैं आम कर्नल बासमती की बात कर रहा फिर हूं। कर्नल चावल भी कह यार सकते ये हैं। कर्नल दाने को भी कहते हैं। कोई नहीं कहते हैं। देखो उसी जिसका को कहते हैं। कर्नल के दो मतलब होते हैं। ये कर्नल दाना है, ठीक है, इसका तर्जुमा दाना होता है। रेट क्या है? वो जो वो नहीं कहा था साजिया खुश्क ने, दाने पे दाना। हाँ। ये वो वाला दाना। रेट क्या चावल का? भाई मुझे तो खुसूसी तल्लकात की वजह से 160 रुपए अनप्रोसेस्ड अनपॉलिश चावल जो है वो ऑफर हुआ है। चावल का रेट 200 रुपये है। आप तो गंदम 100। आप लुट के आए होंगे कहीं से। नहीं, आटा 100। आटा 100 रुपए। सादा बात है। देखिए इस वक्त 160 रुपए है तो आटा 80 रुपए पे बिक रहा है। चावल जो है वो 160 रुपए है और आटा 80 रुपए बिक रहा है। और चावल का सीजन खत्म हुए अभी 2-3 माह ही हुए हैं कि जैसे जैसे गुजरेगा चावल के सितंबर रेट्स में हालात बढ़ेंगे। देखिएगा क्या होता सितंबर है। में जब नई चावल की क्रॉप आनी होती है, नहीं मेरा ख्याल जुलाई में ही हो जाएगा। 180 तो हो ही गई, तो आटा 90 तो हो ही हुई, लेकिन 100 की आवाज लग रही है इस वक्त। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह रहम करे। लोगों की तनख्वाहें कम हो रही हैं, आधी हो गई हैं, ठीक है, और वो भी नहीं मिल रही। इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है। सेठ ने ये मौका गनीमत जाना कि अपने मुलाजम को पढ़ के क्रश जी, पीस दें। पीस स्मैश करते। तो सेठ ने, जितने पाकिस्तानी सेठ बददयानत बदनीयत लोग हैं,
उन्होंने पकड़ के अपने मुलाजम को स्मैश कर दिया, उसकी तनख्वाहें आधी कर दी हैं। या डॉन जैसा ग्रुप जो है, जहाँ पे कभी तनख्वाहों का आज तक मसला नहीं हुआ था, उन्होंने 50% कटौती लगा दी। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। और नवाए वक्त तो जैसा अदारा जो है वो इस बात पे उतर आया, जहां जुल्म वहां नवाए वक्त। और आपको पता है कि जहां जुल्म वहां नवाए वक्त का, या जहां जुल्म वहां खबरें का क्या मतलब होता है? कोई तरह खबंटू नहीं, दिहाड़ी, अपना कमाओ तो साडा ले आओ। हाँ जी, ये होता है उसका मतलब। तनख्वाह कोई नहीं है। यानी नवाए वक्त जैसे अदारे में पूरी जिंदगी मजीद निज़ामी ने ये स्ट्रगल करते हुए गुजार दी कि मेरे मुलाजमीन को तनख्वाहें कम भी मिलें लेकिन वक्त पे मिलें। वहां पे 6-6 माह से तनख्वाह नहीं है। दादाजी आपने खबर पढ़ी थी, और ऊपर से जहां जुल्म वहां नवाए वक्त का उन्होंने लगा दिया। प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग 34% बढ़ने की आपने कल खबर पढ़ी थी। दादाजी ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या एम्प्लॉयज की हालत तो बेहतर नहीं हो रही, वर्कर की तो कमोडिटी में जा रहा है ना, वर्किंग में जा रहा है ना, रॉ मटेरियल बाइंग में जा रहा है ना। मैंने आपसे कल भी कहा था कि वो रॉ मटेरियल उठाएंगे और उसको होल्ड करेंगे और होल्ड करके महंगे दामों बेचेंगे। लेकिन हाँ। लेकिन आपकी जुबान निकाली है। क्यों? आज से वो 1.5-2 साल पहले प्री कोविड सिनेरियो में आपने कहा था कि गिनती शुरू कर दें, देखिएगा वो दिन जब पंजाब में रेंजर्स आ जाएगी। पंजाब में रेंजर्स कॉल कर ली गई, डिप्यूट करेंगे रेंजर्स। नहीं, वो मेरा ख्याल है ये लबैक वालों की मेहरबानी से आई है। नहीं दादाजी, और आएगी भी परमानेंट है। अब परमानेंट आएगी। तो इसका मतलब है, समझ लो कि लबैक किन्ना ने प्लान की थी। अगली खबर जल गए। अगली खबर, लबैक का सारा ड्रामा किन्होंने प्लान किया था। कुछ 4 पैसे क्योंकि रुका सिर्फ पंजाब और लाहौर है जी। बाकी मुल्क के अंदर बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था। सिंध वालों ने 2 थप्पड़ मारे इधर से और 2 मारे इधर से, और वो गई लबैक। सिंध में भी रोकी उन्होंने 4-5 घंटों के लिए, लेकिन लोग गाड़ियों से निकले। यहां पे तो उनकी हिफाजत पंजाब पुलिस कर रही थी, उनकी तरफ जाने ही नहीं देते थे। बड़े बड़े लोग जज्बाती थे। उन्होंने कहा ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं और 2 उनके साथ बड़े मौलवी खड़े हैं, 3 मोटरसाइकिल ने, 8 हिट्टा पईया ने, तुसी जीटी रोड बंद की। हाँ, ये डिप्टी भी ये कहता है। हाँ, 8 बंदे, मतलब उन लोगों को तो ये जिनके लिए उन्होंने ट्रैफिक रोकी हुई वैसे कच्चे खाए हैं यार। आप देखें ना, एम्बुलेंस से रुकी है, लोग एम्बुलेंसों में मार गए बेचारे, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो वो उनको उठा के परे मार सकते थे, लेकिन पुलिस उनकी हिफाजत कर रही थी। पंजाब के खजाने में 4 पैसे पड़े हैं ना। अंदाजा करो कि साद रिजवी को गिरफ्तार किसने किया है? जिसने गिरफ्तार किया कहता मैंने उत्तों आर्डर आया सी, और उतले सारे मुकर गए ने, आईजी समेत, असि तेन आर्डर नहीं दिता, और फसाद पड़ गया। और फसाद पड़ गया तो उसके बाद रेंजर्स आ गए जी। दिहाड़ियां हुए, दिहाड़ियां डबल तनख्वाहें मिलती हैं। आपको पता, रेंजर जब एक तो उनको जो यूजुअल मिल रही होती है, दूसरी उनको फिर इस ड्यूटी की डबल से भी ज्यादा 2.5 गुना तनख्वाह मिलती है। रिस्क अलाउंस कहते हैं उसको। रिस्क अलाउंस करके वो को 2.5-1 गुना तनख्वाह मिल जाती है। यार रेंजर की फौजी का भी हक है ना यार, घर में कोई ₹1,00,000 रुपया महीने का लेके जाए, ठीक है ना। उस बेचारे की भी तो गुर्बत दूर होनी चाहिए। और पैसे पड़े किधर थे? पंजाब के खजाने में, वो नजर आ गए जी। ठीक जी। दादाजी, इकोनॉमी की खबर यह है कि कैप्को के हवाले से बहुत ज्यादा अफवाहें स्टॉक मार्केट में भी गर्म थी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पोर्टफोलियो से कैप्को को निकाल दिया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनसे कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। इनसे कुछ भी नहीं होना यार। वैसे हम दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जाएं तो वहां, आजकल जाते नहीं ना वर्चुअली, खिताब करते हैं तो वहां हमारा वजीर खजाना बोले तो वो, हमारा वजीर खारजा बोले तो वो, की भला जी, अल्लाह दे नाम ते कुछ दे दो। अमीर मालिक गरीब मालिक की मदद करे। चलाक बच्चे भला क्या होते हैं? चलाक बच्चे ना अब्बा जी के पास कहते हैं, अब्बा जी ये छोटा जो है ना ये रो रहा है। तो अब्बा जी कहते हैं अच्छा फिर इसको ना आप ना ₹1 देंगे, जाके कैंडी लेके आए तो फिर चुप कर जाए जी। ठीक है, पैसे दें इसको। तो अब्बा जी पर्स खोलते हैं, उसमें से ₹10 निकाल के उसे देते हैं। अब्बा जी को खुद ही शर्म आ जाती है कि इसको भी देते हैं। हो जाता है तो वो जो चलाकू बच्चा होता है कहते हैं अब्बा जी मुझे भी। बुनियादी तौर पे हम वो चलाकू बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया हमारी ये सारी जो चालाकी है इनको समझती है। ये नहीं कि हम बड़े चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम चालाक हैं और कॉन्फिडेंस हमें पता क्या है जी। हम शौकत खानम के लिए अरबों रुपया हर साल इकट्ठा करते रहे। अब पता चलेगा ना, पता चलने देना आपके कहां कहां से इकट्ठे करते रहे हो।
जो अर्जुन है और जो सारे नाम निकले हैं उसमें से, तो वो सामने ही ना आने दे रहे, हम सुप्रीम कोर्ट तक भागे फिर रहे हैं। ठीक है। दादाजी आपको एक बात बताऊं, हाँ पागलों का टोला चेक करें। हाँ एक बंदा है, उसका नाम है ताबिश गौहर। हाँ उससे एंकर ने पूछा कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ रही है क्यों? हाँ कहता है आप इस पे घबराने की जरूरत नहीं है, लोग सोलर पे चले जाएंगे खुद। बात है करने वाली, तो पागल मुसल्लत हो गए हम पे। आपको अंदाजा नहीं है, ये पागल जो है ये अहले कराची की जिंदगी उजाड़ के आया हुआ है। ये वहां पे के इलेक्ट्रिक का भी चीफ रह चुका है। अच्छा, यानी के इलेक्ट्रिक जैसे शेर पे इसने सट्टा करवाया था और इसलिए धक्के खा रहे हैं। अरबों रुपया उठवा दिए थे अपने फाइनेंसर्स को। 12 रुपए पे के इलेक्ट्रिक चला गया था, अगर आपको याद हो। जी जी, मैं जितने जानने वाले, मैं कहा भेज दियो, अल्लाह तो ना दे भेज दियो। जिन्होंने हमारी बात मानी वो आजकल लुटियां डालते हैं, और जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी वो आजकल शर्मिंदा शर्मिंदा फिरते हैं। मैं कहा जी अच्छा मौका है, स्पेकुलेशन हो रही है, भेज दो। जरदारी साहब का नाम भी आया था उसके अंदर, जी, इस जी। स्पेकुलेशन के अंदर, उस वक्त सदर थे वो। तो अब भाई इतने बंदों की उसने दिहाड़ियां लगवाई हुई हैं, ठीक है ना, तो ओहदा तो मिलना था ना उसको। बनता है अब उसको बनाया लाया है, और उसने आते ही नाबगा रोजगार, भला क्या तरकीब दी है जी। यार, इतनी घटिया अकल के लोग भी इस मुल्क में पाए जाते हैं, यहाँ पे मुसल्लत हैं। उसने इससे पहले एक नाबगा रोजगार आइडिया वो दे चुका है। उसने कहा 2600 अरब रुपए का डेट जो है, सर्कुलर डेट, वो खत्म करने का वाहिद तरीका है क्या? 5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दे। बस सादा बात। सौ तो बहुत ठीक है ना। ये वो अक्लमंद हैं कि बकरी जो थी, उसने हंडिया में सर डाल दिया, सर फंस गया अंदर। तो ये ताबिश गौहर एक आया, उसने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, गर्दन काट दो। गर्दन काट दो। जब गर्दन काट दी तो सिरी अंदर गिर गई। उसने अच्छा अब हंडिया तोड़ दो। ये वो वाले अक्लमंद है। ये ताबिश गौहर उस नस्ल का नुमाइंदा है। ये कराची वालों की चीखें निकलवा के आया है, अब ये पूरे मुल्क की चीखें निकलवाएगा। लेकिन इसकी असल क्वालिफिकेशन क्या है भला? क्या? मैं आपको अगर ईमान वालों याद दिलाऊं तो, बताइए। जो सर ने इकोनॉमी पे सेमिनार करवाए थे ना, सर ने कराची में करवाया था। जी, ये उसका की स्पीकर था। अच्छा अच्छा, ये अच्छा। क्वालिफिकेशन है उसकी। ठीक 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 तो ठीक। इसलिए इसका ईमान वालों, चेरी ब्लॉसम पार्टी। इसका इल्जाम जो है वो इमरान खान के ऊपर नहीं धरो, बल्कि उन पे धरो जिनके ऊपर इमरान खान का इल्जाम धरते हो। सीधे रास्ते से आओ। ताबिश को उनका नुमाइंदा है जिनका नुमाइंदा इमरान खान है। जी। तो दोनों का पावर सप्लाई एक ही जगह से आ रही है, लिहाजा जो है इसके ऊपर आपने आइंदा गौर नहीं करना, वरना ये गद्दारी भी करार पा सकता है कि आप ताबिश गौर के ऊपर बात कर रहे हैं। इसलिए गद्दारी करार पा सकता है। और यूथिया मजहूल अल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद। आए मजा आया यार। वैसे आपको मैं ये यूथिया कौमल मजहूल जो है वो पहले जहांगीर तरीन के बरतानवी असासों का दिफा करते हुए बकायदा वैशी हो जाते थे, वायलेंस पे उतर आते थे। वायलेंस पे उतर आते थे। आपकी माँ बहन गालियां गंदी निकालना शुरू कर देते थे। और इमरान खान हुकूमत ने खत लिखा है बरतानवी हुकूमत को, और वो खत वहां पे होम ऑफिस में रिसीव भी हो गया है। और वहां पे चूंकि बरतानिया में एक बंदा रहता है जिसका नाम है मुर्तजा अली शाह फुफे कटनी, फफे कुटनी, वो जाके वहां से वो निकाल के ले आया है। तो उसने कहा है कि वो असासाजात जिनकी सारी उम्र पीटीआई दिफा करती रही, उनकी तफसीलात बरतानवी हुकूमत से तलब कर ली है कि जहांगीर तरीन इसके किसी रिश्तेदार, इसके किसी मैनेजर की नाम के ऊपर, मतलब मुलाजमीन और रिश्तेदार, बेगम और बच्चों के अलावा मुलाजमीन के नाम पे पूरे बरतानिया में कोई जायदाद है तो हमें बताएं। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है ईमान वालों, मैं तुम्हें इससे बड़ी बात बताता हूं। और वो बड़ी बात ये है कि जनाब बरतानिया के कवानीन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है। और ये जानबूझ के गैर कानूनी खत लिखा गया है ताकि वहां से रिजेक्ट हो तो हम कह सकेंगे देखें हमने तो बरतानिया से कोशिश की थी ना। जी सही है, ठीक है ना, हमने तो बरतानिया से उसका डाटा मंगवाने की कोशिश की थी, तो अब वो नहीं हो सका। तो ये मुझे तो बरतानिया भी अच्छा नहीं मिला। बरतानिया भी सुने नाराज है। कौन खुश है पहले ये बताएं। खुश कौन है? जुगत बड़े कमाल थी जी।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। एक और जुगत सुन ले फिर, इजाजत है। नहीं जुगत समझ नहीं आई तेन। 2 दफा की खरीदारी की नहीं समझ आई? 2 दफा नहीं 2 दफा की खरीदारी। अच्छा वो शादी, अच्छा ठीक है, हमारी समझ। मसूफ की 2 साबका बीवियां वहां पे मुकीम है। बरतानिया ने कहा तीसरी भी बीवी यहाँ से होनी चाहिए थी। उन्होंने तस्वीरें भी जारी कर दी थी मिरर ने, लेकिन एन आखिरी वक्त के अंदर जो था वो सीन बदल गया और करेक्टर एक्टर की एंट्री हो गई। सुना है करेक्टर एक्टर जो बेसिकली शादी करवाने गई थी जी, वो खुद ही उसने शादी कर ली। उसने कहा चलो फिर ये सौदा सी घर ही रख लेने। आप अभी जो शादी से एक बात याद है, हमारे एक साफी दोस्त हैं, उन्होंने 2 शादियां फरमा ली, तीसरी करने के लिए उन्होंने एक मैरिज ब्यूरो में फोन किया, अपना प्रोफाइल बताया, मैरिज ब्यूरो वाली खातून ने कहा तू रिश्ता छोड़, तू मेरे से शादी कर ले। रियल वाकया बता रहा हूँ, अगली जुगत सुने और इस पे प्रोग्राम का खात्मा हो जाएगा। दादाजी रमजान में शैतान कैद कर दिया रहता है, अब वो परमानेंट कैद रहेगा। क्यों? उसकी जगह पे भी जर्नैल लगेगा। नहीं ये ज्यादती बड़ी दादाजी वो ओहदा खाली है। नहीं मतलब कैद करने वाले की जगह पे, फरिश्ते की जगह पे तो आप लगा सकते हैं। ये गुस्ताखी जो है मैं इससे बिरत का इजहार करता ग्लोबल मैं इससे बिरत का इजहार करता हूँ, मैं नहीं इस पे। सर मैं तो शुक्र लगा रहा हूँ, ग्लोबल होता है ना। नहीं आप जर्नैल तो ना कहें, आप कहें कोई रिटायर बंदा लगे तो मेरा यही मुराद है। और कौन? नहीं डायरेक्ट हमला हो जाता। सर मैं इसको डिसोन करता हूँ, ये मेरा पोतरा नहीं है। वर्ड अप करे जी, शुक्र लगा रहा था मैं तो। ठीक है जाके माफी मांग के आई साहब को, साहब किते गुस्सा ना नहीं सर से मेरा मजाक चलता रहता है, समझते हैं। हाँ उस पे सारे यही कहते ने, तब लबैक वाले भी यही कहते सन सर नाल साडा मजाक चलता रहता है। वो हाफिज सईद साहब भी यही कहते सन सर नाल साडा मजाक चलता रहता है। सर जो हैं वो हुक्म के बंदे हैं। अच्छा। हुक्म आ गया तो सर ने आपको भी टपका देना है भाई, कहना कौन मैं तो जानता ही नहीं है। या सर ने कह देना यार वो मेरी असाइनमेंट जो है उससे ट्रांसफर हो गई, बस इतना तो मरासिम थे क्या थे। ना कोई फिर वाकफियत नहीं होती। अच्छा चले सर, माजरत कबूल फरमाए। माजरत फौरी तौर पे ऑनर माजरत की जाए, सलूट मारा जाए। सामईन किराम एकेडमी का प्रोग्राम है और रोज़ा खोलने के बाद हम ये सहरी से रोज़े और अफ्तारी और सहरी के दरमियान ये प्रोग्राम करते हैं। लगता है कि इतनी देर में शैतान जो है वो रिहाई लेके हमारे प्रोग्राम में आ जाता है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।